कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में एनुअल एग्जाम 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। 5 मार्च के दिन राजनीति शास्त्र का आपका जो पेपर है उसके लिए मैं आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी, कम समय में पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगी। तो आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न आपका रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368 में ये आपका वर्णित है। दूसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां जो संशोधन है इसके द्वारा जोड़ा गया। तीसरा है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। चौथा है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस नदी में हुआ है? तो इसका आपका रहेगा किस सदी में हुआ है? तो 19वीं सदी में हुआ है। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसकी जो पहली बैठक है वो आपकी हुई है 9 दिसंबर 1946 में। अगला है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो जो राजनीतिक अधिकार है वो कौन सा नहीं रहेगा आपका? संपत्ति का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का आपका सी रहेगा, दूसरे का आपका ए वाला, तीसरे का आपका इसमें ये डी वाला सही रहेगा और चौथे का आपका इसमें सी रहेगा। और आपका जो पांचवा है, पांचवे का आपका सी रहेगा और जो छठा है आपका, छठे का आपका डी इसमें सही रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला है, प्राकृतिक समानता डेढ़ से प्राप्त होती है। तो ये जो समानता है जन्म से ही प्राप्त होती है। दूसरा है, सन 1990 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मत अधिकार की न्यूनतम आयु डेढ़ दी गई है। तो कितनी दी गई है? 18 वर्ष की दी गई है। अगला है, चुनाव आयोग की स्थापना डेढ़ वर्ष में हुई है। तो 1950 में। अगला है, पारसी धर्म के संस्थापक डेढ़ हैं। तो कौन है? जरथुरा राष्ट्र। अगला आपका रहेगा, स्थानीय स्वशासन का जनक डेढ़ को कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन इसका आंसर आएगा, रिपन। अगला है, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक डेढ़ हैं। तो कौन है? अरस्तु। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें सत्य सत्य लिखिए। पहला है, वोट देने का अधिकार सामाजिक अधिकार है। तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। दूसरा है, वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, धर्मनिरपेक्षता में सांप्रदायिकता एक बड़ी बाधा है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला आपका रहेगा इसमें पांचवा, अज्ञानता के आवरण सिद्धांत जॉन रॉल्स का नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? असत्य रहेगा। देखिए, असत्य इसलिए क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द है, इसलिए ये आपका असत्य है। लेकिन यदि नहीं शब्द आए, अज्ञानता के आवरण सिद्धांत जॉन रॉल्सन का है, तो आपको सत्य कर देना है। नहीं है केवल इसीलिए ये आपका गलत है, नहीं तो इसका आवरण इन्होंने ही दिया था। अगला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा नेल्सन मंडेला की है। तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे।
तो पहला भी आपका ट्रू है, इसमें दूसरा वाला भी ट्रू, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा आपका फाल्स इसमें रहेगा और छठा आपका ट्रू रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से चौथा जो प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? अध्यक्ष। इसकी आपकी जो दूसरी जोड़ी है महात्मा गांधी रहेगा। तीसरा है, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है तो आपकी जो तीसरी जोड़ी है इसका आंसर आपका रहेगा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। चौथा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं तो यहाँ पे गलती से मैंने जोड़ी गलत भर दी है। आपकी जो पहली इसमें जोड़ी रहेगी वो उप राष्ट्रपति आपकी जोड़ी सही रहेगी। जो दूसरी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी, आपकी इसमें पहली जोड़ी तो उपराष्ट्रपति है, जो दूसरी आपकी जोड़ी इसमें रहेगी वो आपकी रहेगी इसमें राष्ट्रपति, ये वाली आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। तीसरी जो जोड़ी है आपकी मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य तीसरी जोड़ी। जो चौथी जोड़ी है आपकी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पे महात्मा गांधी। पांचवी, भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया, तो यह नियम 1955 में पारित किया गया। और अगला है, विश्व मानवता की समर्थक, तो इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे रहेगी एकहरी नागरिकता, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी इसमें भारत। छठी जोड़ी आपकी ये यहाँ पे ये वाली रहेगी। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें है आपकी विश्व मानवता के समर्थक, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे सातवीं जोड़ी। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे, तो यहाँ पे हम नंबर डाल लेते हैं। ये वाली छठी जोड़ी, पहली जोड़ी, तीसरी रहेगी, दूसरी रहेगी, सातवीं रहेगी, चौथी और ये वाली आपकी पांचवी। तो ये हो गई जोड़ियां। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, युद्ध, आपदा एवं अन्य कारणों से दूसरे देश में जाकर शरण लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहेंगे? शरणार्थी उनको हम बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से एरो करके लिख रही हूँ, इसका आंसर शरणार्थी उनको बोलते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। अगला है, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? तो यहाँ पे हम परिभाषा को लिखेंगे, जगह कम है इसलिए बारीक अक्षरों में लिख रही हूँ। सरकार की नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक जो तंत्र होता है से क्या बोलते हैं? स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अगला है, विश्व में 20वीं सदी में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया था। अगला है, प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या है? तो न्याय का आधार क्या है? धर्म है।
अगला है लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अगला है ऑन लिबर्टी किसकी रचना है, तो ये आपकी रहेगी जॉन स्टुअर्ट मिल की ये रचना है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी यहाँ से अच्छे से इनको कंप्लीट करें। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। से आप सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू हम पूरे प्रश्नों के आंसर पढ़ेंगे। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। 5 मार्च के दिन यदि आप राजनीति शास्त्र में अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम देने जाएं। अब ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है, ये 20वां, 21वां और ये 22वां, 23वां प्रश्न। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी की थी, लिखिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे नैतिकता से जोड़ना आवश्यक है। क्या कहा था इन्होंने, कि हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे नैतिकता से जोड़ना आवश्यक है। अगला आपका प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, लिखिए। तो राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य राज्य सत्ता और नागरिकों के अधिकारों को समझाना तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। क्या है इसका उद्देश्य, कि राज्य सत्ता के नागरिकों के अधिकारों को समझाना और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। अगला है कार्यपालिका क्या है, लिखिए। तो कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का संचालन करता है। किसको लागू करता है, कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का संचालन ये करता है। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और राष्ट्रपति की 2 सामान्य शक्तियां, लिखिए। पहली है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्तक्षेप करता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर शासन कार्य करता है। राष्ट्रपति क्या है, संसद द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं उन पर हस्ताक्षर करता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। 8वां है, संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, कोई 3 बिंदु लिखिए। पहला है मौलिक अधिकार, संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और शोषण का संरक्षण देता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचार, अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने का अधिकार देता है। कंप्लीट अच्छे से आपको करना है सभी को, और भरोसा रखें आप, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। और यहाँ से आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वोल्टेयर के विचार लिखें। तो विचारों की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। असहमति का सम्मान, भिन्न मतों को भी सहन किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की आधारशिला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं आपके, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है सभी को। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, क्रिप्स मिशन क्या है, लिखिए। तो क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता का प्रस्ताव देने के लिए भेजा गया था। कब, 1942 में। किसको, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रस्ताव देने के लिए भेजा गया था। संविधान क्या है, लिखिए। तो संविधान नियमों और सिद्धांतों का वह संग्रह है जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। यह नियमों और सिद्धांतों का क्या है, एक संग्रह है जिसके अनुसार शासन चलता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और 10वां, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, लिखिए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, मतदान करने का अधिकार इसमें होता है। अगला है, निर्वाचन आयोग के 3 कार्य, लिखिए। तो निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा तथा अन्य चुनाव का आयोजन करता है। किसका, लोकसभा, विधानसभा आदि चुनाव का आयोजन यह करता है। दूसरा कि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। कैसा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को यह सुनिश्चित करता है। और निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है और उसे समय समय पर अद्यतन करता है। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे 3 कार्य, अच्छे से आपको कंप्लीट इनको कर लेना है। 11वां आपका रहेगा, मानव अधिकार से क्या तात्पर्य है, लिखिए।
तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। क्या है ये? व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त जो अधिकार हैं उनको बोलते हैं मानव अधिकार। अगला है राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं, लिखिए। तो मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का जो अधिकार होता है वही क्या है? राजनीतिक अधिकार है। अगला है संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसका क्या अर्थ है, लिखिए। तो संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, इसलिए इसे जीवंत दस्तावेज कहते हैं, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार इसका संशोधित किया जा सकता है, इसलिए यह जीवंत दस्तावेज है। अगला है आरटीआई क्या है, लिखिए। तो आरटीआई के माध्यम से नागरिक सरकार से जानकारी प्राप्त करता है। क्या करता है? आरटीआई के माध्यम से नागरिक सरकार से जानकारियों को प्राप्त करता है। 13वां दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड किस बात का प्रतीक है? तो दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड भारत की राष्ट्रीय एकता, संस्कृति विविधता और सैन्य शक्ति का प्रतीक है। किसका? राष्ट्रीय एकता, हमारी जो संस्कृति है उसकी विविधता और सैन्य शक्ति का यह प्रतीक है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले कंप्लीट करें। और राष्ट्रवाद की सीमाएं लिखिए। तो पहला है संकीर्णता, अति राष्ट्रवाद से संकीर्ण सोच बढ़ती है। असहिष्णुता, अन्य विचारों को सहन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। अब यहाँ से 14 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, लिखिए। तो पहला है मूल क्षेत्राधिकार, संघ और राज्यों के विवाद सुनना। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालयों से कई अपीलों की सुनवाई। तीसरा है रिट क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करना। तो इसमें संघ और राज्यों के विवाद सुने जाएंगे, उच्च न्यायालय के लिए अपील की सुनवाई होगी और मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु रिट जारी होगा। अगला है न्यायपालिका के कार्य, लिखिए। तो पहला है कानून की व्याख्या, कानूनों का सही अर्थ स्पष्ट करना। अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। और संविधान की रक्षा, संविधान को सर्वोच्च बनाए रखना। तो कानून की व्याख्या में कानून का सही अर्थ स्पष्ट करेंगे, अधिकारों की रक्षा में अधिकार की सुरक्षा हम करेंगे और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखेंगे। सामाजिक न्याय क्या है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है, साथ में सम्मान। तो इसमें क्या है? सभी वर्गों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर भी इसमें प्रदान किए जाते हैं। अगला न्याय के प्रकार, लिखिए। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय। तो सामाजिक न्याय समाज में समानता की स्थापना करना। आर्थिक न्याय संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना और सभी को राजनीतिक अधिकार और कानून के सामने समानता। तो ये सब क्या है? न्याय के प्रकार हैं। अगला है संविधान के राजनीतिक दर्शन से क्या सही है? संविधान का राजनीतिक दर्शन उन मूल्यों और आदर्शों को दर्शाता है जिन पर देश शासन व्यवस्था आधारित है। संविधान राजनीतिक दर्शन क्या है? उन मूल्यों और आदर्शों को दर्शाता है जिस पर देश की शासन व्यवस्था आधारित होती है। अगला आपका प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषता, लिखिए। तो यहाँ से आपका पहला रहेगा भारतीय संविधान की लिखित विशेषता में लिखित संविधान विस्तृत रूप से लिखा गया है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को समान सम्मान, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ये सब क्या है? भारत के लिखित संविधान है, जिसमें लिखित संविधान में विस्तृत रूप से लिखा जाएगा। धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी गई सरकारें आएंगी। तो ये हो गई इसकी विशेषता। 17वां है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता है। इसमें सभी धर्मों को क्या है? समान सम्मान दिया जाता है और किसी एक धर्म को इसमें विशेष महत्व नहीं मिलता है। अगला है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? तो कोई राज्य धर्म नहीं, तो भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।
दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। और समान व्यवहार, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। तो ये इस तरह के यहाँ पे राज्यों को क्या है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है। 18वां है, लोकसभा अध्यक्ष के कोई 4 कार्य लिखिए। तो सदन की अध्यक्षता लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करती है। अनुशासन बनाए रखना, सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है। मतदान का अधिकार, बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है। और समितियों का गठन, विभिन्न संसदीय समितियों का गठन करता है। तो सदन की अध्यक्षता में लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किया जाता है। और अनुशासन में सदन की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रहता है। मतदान के अधिकार में बराबरी की स्थिति और निर्णय का मत देता है। और समितियों का गठन, विभिन्न संसदीय समितियों का गठन करता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से कंप्लीट इनको करें। और अगला आपका प्रश्न है, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो विधेयक प्रस्तुति, विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक क्या है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विचार विमर्श, सदन में विधेयक पर चर्चा होती है। किसमें, सदन में विधेयक पर चर्चा होती है। मतदान, विधेयक पर मतदान किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बनाता है। तो ये सब क्या है, कानून निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। यहाँ से 19वां है, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा दिए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो पहला है आरक्षण नीति, पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करेंगे। जो आरक्षण की नीति है इसमें पिछड़े जो वर्ग हैं उनका अवसर दिया जाएगा। कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जाएंगी। समानता के कानून, भेदभाव विरोधी कानून बनेगा। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सहायता और बेरोजगार योजनाएं इसमें बनेंगी। तो ये क्या हो गए हैं, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा जो किए गए हैं वो प्रयास हैं कि पिछड़े वर्गों को अवसर देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं चलाएंगे, भेदभाव का जो कानून है विरोधी कानून बनाया जाएगा और आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। कंप्लीट आपको यहाँ से अच्छे से करना है इनको। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। समानता का सिद्धांत, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। निष्पक्षता, बिना पक्षपात के निर्णय। अधिकारों की रक्षा, व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रखना। कानून का शासन, कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। तो ये न्याय के सिद्धांत हैं। काफ़ी आसान और सरल भाषा में आपके लिए आंसर बनाए हैं। कंप्लीट अच्छे से करना है। 20वां है, समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके 3 प्रकार लिखिए। तो समानता का अर्थ, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलना। सामाजिक समानता, समाज में भेदभाव का अभाव। आर्थिक समानता, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। राजनीतिक समानता, सभी को समान राजनीतिक अधिकार। तो सामाजिक समानता में समाज में भेदभाव की कमी होगी। आर्थिक समानता में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण यानी कि बांटा जाएगा। राजनीतिक समानता, सभी को राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। कंप्लीट अच्छे से आप करें, हर एक प्रश्न को भरोसा रखें, इसी में से पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे। और समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके 3 महत्व लिखिए। तो लोकतंत्र की मजबूती, समानता से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है यानी कि मजबूत होता है। सामाजिक समरसता, समाज में भाईचारा बढ़ेगा, इससे क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगा समाज में। अवसर की समानता, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा यानी कि सभी को आगे बढ़ने का एक अवसर दिया जाएगा। न्यायपूर्ण समाज, शोषण और भेदभाव समाप्त होगा। इसमें न्याय में क्या होगा, शोषण होता है और जो भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करने का प्रयास होगा। इन पर इस पे महत्व दिया गया है यहाँ पे। और 21वां है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें कोई 4। तो पहला है समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के सामने क्या है, सभी नागरिक एक समान रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता प्राप्त है। विचार और अभिव्यक्ति का आवागमन और निवास की स्वतंत्रता इसमें दी जाएगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बेघर
बाल श्रम और मानव तस्करी का निषेध इसमें किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने, अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी मिलेगी कि वो अपने धर्म को मान सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर न्यायालय में जाने का अधिकार इसमें दिया जाएगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट अच्छे से करें। अगला आपका जो प्रश्न है, यहाँ से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला आपका रहेगा, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं किए जा सकते हैं। मौलिक जो अधिकार है वो न्यायालय द्वारा क्या है, लागू किए जा सकते हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो लागू नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज कल्याण का लक्ष्य रखते हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है और जो नीति निर्देशक हैं इसमें केवल समाज कल्याण का लक्ष्य होता है। तीसरा है, मौलिक अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत केवल सकारात्मक हैं। मौलिक अधिकार में सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं और इसमें केवल सकारात्मक ही होता है। अगला है, मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है और नीति निर्देशक सिद्धांत आदर्श समाज की दिशा दिखाते हैं। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार में लोकतंत्र की आधारशिला है और नीति निर्देशक में आदर्श राज्य की दिशा है, दिशा को ये दिखाते हैं। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में दिए गए हैं। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट आप करें। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो 22वां है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। पहला है, जन्म द्वारा नागरिकता। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति निर्धारित शर्तों के अनुसार नागरिक बनता है। क्या करता है, भारत में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वो निर्धारित शर्तों के अनुसार नागरिक बनता है। और वंश द्वारा नागरिकता, भारतीय नागरिकता माता पिता से जन्म लेने पर प्राप्त नागरिकता होती हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए विदेश नागरिक पंजीकरण से नागरिक बन सकते हैं। क्या करते हैं, कुछ शर्तें होने के कारण विदेशी नागरिक क्या करते हैं, पंजीकरण की सहायता से नागरिक बन जाता है। प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता, लंबे समय तक भारत में निवास करने पर नागरिकता दी जाती है। अधिक समय तक रहते हैं जब जाकर क्या है, नागरिकता मिलती है। क्षेत्र के सम्मिलन द्वारा नागरिकता, किसी क्षेत्र के भारत में मिल जाने पर वहाँ के लोग नागरिक बन जाते हैं। तो ये यहाँ पे नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन है, अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। अगला आपका जो प्रश्न है, यहाँ से नागरिक एवं विदेशी में अंतर लिखिए। तो राजनीतिक अधिकार, नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है, विदेशियों को नहीं। संवैधानिक अधिकार, नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं लेकिन विदेशियों को ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सार्वजनिक पद, नागरिक उच्च सरकारी पद पर प्राप्त कर सकता है लेकिन विदेशी नहीं। और निष्ठा, नागरिक देश के प्रति निष्ठावान होते हैं, विदेशी अपने देश के प्रति होंगे। निवास, नागरिक स्थायी रूप से रहते हैं, विदेशी अस्थायी रूप से रहते हैं। समझ में आया होगा आपको कि जो नागरिक हैं वो क्या है, मतदान का अधिकार तो होता है नागरिक के पास लेकिन विदेशियों के पास नहीं होता है। और संवैधानिक अधिकार में नागरिक को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं लेकिन विदेशी को नहीं होते हैं क्योंकि वह नागरिक नहीं है, वह किसी अन्य देश से आया हुआ है। सार्वजनिक पद, नागरिक को सभी सरकारी पद मिल जाएंगे लेकिन जो विदेशी है उसको नहीं मिलेंगे। निष्ठावान, नागरिक अपने देश के प्रति निष्ठावान होगा, जैसे हम हमारे काम के प्रति निष्ठावान है, कोई दूसरा थोड़ी रहेगा निष्ठावान, उसी तरह से विदेशी नहीं रहेगा निष्ठावान। और निवास, नागरिक स्थायी रूप से रहते हैं और जो विदेशी है वो कुछ समय के लिए आते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है यहाँ से। अब हमारा जो लास्ट का प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन। तो ग्राम विकास कार्य, गांव में सड़कें, नाली, पेयजल और प्रकाश की व्यवस्था करना, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, शौचालय निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, शिक्षा का विकास, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यालय की देखरेख करना,
कर संग्रह, गांव में कर लगाना और उनकी वसूली करना। और कल्याणकारी योजनाएं, सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाना। तो ये तो आपने सभी ने देखा होगा कि ग्राम का जब विकास हो गांव का, तो सड़कें होनी चाहिए, खराब पानी निकालने के लिए नाली होनी चाहिए, पेयजल के स्रोत वहाँ पे होने चाहिए, और स्वास्थ्य स्वच्छता यानी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय होने चाहिए, और इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रबंध करना चाहिए। शिक्षा का विकास, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और विद्यालयों की देखरेख करनी चाहिए। और कर संग्रह, गांव में कर लगाना और उनकी वसूली करना। कल्याणकारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं को गांव तक लाना, जिससे क्या है हमारे गांव के लोगों को और हमारे गांव के जो निवासी उन सबको क्या हो, लाभ हो। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। और स्थानीय स्वशासन क्या है, इसके कोई 3 महत्व लिखिए। तो स्थानीय शासन का अर्थ वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय लोग स्वयं अपने क्षेत्र का प्रशासन चलाते हैं। पहला है लोकतंत्र की नींव। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को मजबूत करता है। जन सहभागिता, जनता को प्रशासन में भाग लेने का अवसर देता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान, स्थानीय समस्या को त्वरित समाधान होता है। नेतृत्व का विकास, स्थानीय नेतृत्व विकसित होता है। प्रशासनिक दक्षता, प्रशासन अधिक प्रभावी बनता है। तो यहाँ से अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।